सो हमने देखा कि हमारा ब्रेन जो है दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है एंड फर्दर हेमिस्फीयर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स। ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं इस रिपोर्ट के बेसिस पे। मतलब ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक का अपना अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाएं तो हो ही नहीं सकता है। अब इसको ऐसे समझे कि एक गुलाब का फूल और एक चमेली का फूल है। गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है, सब लोग ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, प्रेफर करते हैं। एक चमेली का फूल है, उसको लोग लाइक नहीं करते हैं। तो अगर चमेली का फूल ये बोले कि मुझे गुलाब का फूल बनना है, तो ना तो चमेली का फूल रह पाएगा, ना उसे से गुलाब का फूल बन पाएगा। तो यही गलती हम लाइफ में करते हैं कि हम खुद नहीं बन के कुछ और बनना चाहते हैं। तो लोगों को यही हमें बताना है और यही मिसकंसेप्शन हमें हटाना है, राइट। तो इसको ऐसे समझे कि मेरे पास एक 2 लीटर बॉटल है, 2 लीटर का एक बॉटल है, उसके अंदर पानी है और मुझे ये पानी 10 ग्लासेस में डालना है, ठीक है। तो 10 ग्लासेस में मेरे पास कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं है, तो हो सकता है इस ग्लास में 5 मिलीलीटर कम आए, इसमें 10 मिलीलीटर ज़्यादा आएगा, लेकिन ओवरऑल 10 ग्लास में मिला के तो 2 लीटर ही पानी होगा ना। इसी तरीके से हमारा ब्रेन जो है 5 लोब्स इधर 5 लोब्स इधर 10 लोब में डिवाइडेड है, और जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है वो इसी लोब्स में डिवाइडेड है। तो होगा तो पूरा है। हो सकता है कोई अच्छा डिसीजन मेकर हो सकता है कोई अच्छा विजुअल थिंकर हो सकता है कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है कोई अच्छा वर्ड स्पीकर या फिर वर्ड स्मार्ट हो सकता है कोई पिक्चर स्मार्ट हो, सो या फोटोग्राफिक मेमोरी हो या फोटोग्राफिक ऑब्जर्वेशन शार्प हो। तो ये चीज़ें हो सकती है डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं मिला के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी इंसान के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो हमने ये देखा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लोब्स जो है वो लोब्स में न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसी के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होता है और काम होता है। तो आगे ये जो पूरा रिपोर्ट का बेसिस है ये इसी पे बेस्ड होगा। नाउ ब्रेन और हमारा फिंगरप्रिंट, इसमें बहुत क्लोज कोरिलेशन है। वो कोरिलेशन क्या है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो 13वें हफ्ते से लेके 19वें हफ्ते के बीच में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ स्किन बनता है। और जिस जिस पैटर्न में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसी पैटर्न में, उसी से कोरिलेटेड पैटर्न में स्किन का भी मूवमेंट होता है। और ये तो हमें पता है कि किसी दो इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होता है। हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है। इसीलिए तो क्या करते हैं, आधार में फिंगरप्रिंट एज ए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं, राइट। तो जब फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकता है दो इंसान का, तो न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मैच करेगा। इसीलिए हर एक इंसान जो है यूनिक है और हमें इसी बात को पिच करना है, इसी बात को समझना है कि हर एक इंसान यूनिक है और ये यूनिकनेस कोरिलेटेड है, फिंगरप्रिंट का यूनिकनेस कोरिलेटेड है हमारे ब्रेन के यूनिकनेस। सो 13 to 19 वीक में फॉर्मेशन होता है ब्रेन का एंड डर्मल स्किन का, सो क्लोजली कोरिलेटेड है। नाउ ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। इस स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक्स। नाउ डर्मेटोग्राफिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डर्मल पैटर्न, डर्मल रिजेस। डर्मा मतलब स्किन और ग्लाइड मतलब कार्विंग पैटर्न। तो स्किन के पैटर्न के स्टडी को डर्मेटोग्राफिक्स कहते हैं। वही स्टडी पे हमारा ये प्रोग्राम बेस्ड है, राइट। सो इस एनालिसिस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 10 उंगलियों के निशान चाहिए, राइट थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। सिमिलरली लेफ्ट के 5 फिंगर्स का स्कैन चाहिए और इसके बेसिस पे हमारा रिपोर्ट जनरेट होगा। तो फिंगरप्रिंट यूनिक है और 2 पर्सन का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि कैसे फिंगरप्रिंट एंड ब्रेन कैसे कोरिलेटेड रहता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज इस
बेसिस पे न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लोब्स में कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बेसिस पे हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। सच एज जिसका न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ज़्यादा है एंड ये पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, डिसीजन मेकिंग। सो जिसका यहाँ पे न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, नेचुरली वो पर्सन अच्छा डिसीजन मेकर होगा, और अच्छा डिसीजन मेकर होगा तो ही विल बी एट गुड मैनेजरिंग पोजिशन, he will be a good manager. Example, Steve Jobs. Steve Jobs is considered to be one of the greatest manager. क्यों था? Because he can take good decision. वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, वो अपने डिसीजन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। Those who have more distribution, neuron distribution in this area means parietal lobe में ज़्यादा neuron distribution है, ये parietal lobe है, इसमें अगर ज़्यादा neuron distribution है तो वो पर्सन क्या होगा? स्पोर्ट्समैन होगा, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट वगैरह अच्छी होगी। लाइक सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर को इंजीनियर बना दिया गया होता है, डॉक्टर बना दिया गया होता है तो क्या होता है? ना तो ढंग का इंजीनियर बनता, ना तो ढंग का डॉक्टर बनता है। और इस होड़ में, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के होड़ में उसको कोई नहीं जानता। उसको आज सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो उसी फील्ड में है जिस फील्ड के लिए वो बना है, जो उसका पैशनेट फील्ड है, इसीलिए उस फील्ड में एक्सेल कर रहा है, इसीलिए उस फील्ड में अच्छा कर रहा है। राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखना। और एक बार राइट प्लेस पे गया तो नेचुरल है कि वो गोल को अचीव करेगा। सही रास्ते पे पहुंचा तो डेस्टिनेशन को भी अचीव कर ही लेगा, नहीं पहुंचा सही रास्ते पे तो चक्कर काटता रह जाएगा, है ना? एफर्ट भी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है सारा एफर्ट और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। वही हो रहा है तो 90% जनता, याद शुरू में 10% एंड 90% का कॉम्बिनेशन, तो जो 90% जनता है वो यही कर रही है, भाग रही है, पता ही नहीं है, राइट जगह नहीं है और काम हो रहा है उल्टा पुल्टा। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, बीमारियाँ, दवाई खा रहे हैं, बीमारी है, एक दूसरे पे उबल रहे हैं, होता है कि नहीं? रोड पे आजकल रोड पे गए, जरा सा किसी ने पीछे से हॉर्न बजाया, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, 2 बार हॉर्न बजाया, आगे से घूम के देखता है, चौड़ी आंखें करके देखता है, क्या है? कुछ ना कुछ चाहिए, फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते लोग ऐसे, राइट? तो नहीं होना चाहिए। हॉर्न बजा रहा है तो जाके चल जाएगा, क्या कर सकते? समझ में आ जाए तो ईजी है, नहीं समझ में आए तो राइट? तो इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन से इंसान को किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा है, कौन सा लर्निंग स्टाइल बेस्ट है। लर्निंग स्टाइल जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब स्कूल, कॉलेजेस, अपने इन्वायरमेंट में माँ बाप से, दोस्त से, टीवी से, न्यूज़पेपर से लर्न करते हैं, राइट? अब लर्न करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं। क्या पता कोई सुन के सीखता है ना? ऑडियो बुक्स पढ़ के सीखता है, कोई ऑडियो बुक्स प्रेफर करता है, तो ही इज ऑलरेडी लर्नर, सुन के सीखता है। वो कोई क्या होता है? देख के सीखता है, राइट? देख के सीख रहा है मतलब फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस, मैप्स, ये देख के उसको ईजिली समझ में आता है और ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? विजुअल लर्नर। तो इनके लिए बेस्ट मोड क्या है? फोटोग्राफ, मैप से पढ़ना। एक तीसरे टाइप का लर्निंग होता है, वो क्या होता है? मसल्स का यूज होता है, काइनेस्थेटिक लर्नर, हाथ पैर मसल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कोई बच्चा क्या होता है? कुछ पढ़ा और तुरंत बोलता है कि मुझे लिखना पड़ेगा ये, या मुझे एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई चीज़ आप उसको बताओ, क्या करेगा? मुझे इसको एक बार करके देखना है, मसल्स का यूज करेगा, दैट इज काइनेस्थेटिक लर्नर, राइट? तो काइनेस्थेटिक लर्निंग इज अनदर टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। तो इस बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि किस पर्सन का कौन सा बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग स्टाइल है और कितना अच्छा चीज़ है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग स्टाइल है मेरे लिए, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी है, तो मैं क्यों किताब पढ़ूंगा जिसमें किताब खोलते के बाद मुझे नींद आने लग जाती है, राइट? नींद आती है, मैं एक पेज मुश्किल से पढ़ पाता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटरमिन किया तो क्या होगा? 100 पेज पढ़ूंगा, कितना टाइम लग जाए? मेरी हफ्ता लग जाए, क्योंकि मेरा न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ है ही नहीं, तो मेरे को मन नहीं करेगा। पेज खोलते के साथ क्या होगा? दिमाग जाएगा इधर,
दिमाग जाएगा मूवीज में, दिमाग जाएगा गर्लफ्रेंड के पास, दिमाग जाएगा सिनेमा में, कहीं कहीं भागेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं, न्यूरॉन तो कम है। जहाँ असली न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, टेम्पोरल में। तो अगर मैं सुन के सीखूँ, यानी कि क्या करूँ, मैं उसी बुक का ऑडियो बुक पढ़ूँ, तो मे बी वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑडियो बुक से पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, इजीली समझ आएगा, राइट। इसी तरीके से अगर कोई विजुअल लर्नर है तो उसको हम लाख ऑडियो बोलते रह जाए सुने नहीं, ही इज नॉट अ गुड लर्नर, ही इज नॉट अ गुड लिसनर। उसके कान पर आवाज आ रहा है, बाहर चला जा रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन उसको फोटोज दिखाएं, मैप्स दिखाएं, इजीली सीख जाएगा। सो इस चीज़ का ये इंफॉर्मेशन कि किस टाइप का लर्निंग स्टाइल, लर्निंग एबिलिटी किसका कैसा है, इसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, खासकर बच्चे में। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, या कोई बच्चा ऐसा होता है जो हिल हिल के पढ़ रहा है, हिल हिल के पढ़ रहा है, मतलब क्या है, बॉडी मसल्स यूज कर रहा है, ही इज ए काइनेस्थेटिक लर्नर। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे हिलता है उसको मारते हैं थप्पड़, रुक जा, शांत हो जा, ऐसे नहीं, शांति से बैठ के पढ़ो। कोई बच्चा क्या होता है, खड़ा होकर पढ़ रहा है, टेबल है, चेयर है, लेकिन खड़ा हो रहा है, चल रहा है, काइनेस्थेटिक लर्नर, क्योंकि अपने मसल्स को यूज कर रहा है। और जब तक वो यूज नहीं करेगा सही से, उसका कंसंट्रेशन बनेगा नहीं। बट इसको लोग नहीं समझते, इसको मिस कर देते, ये गलत। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली टीचर्स क्या बोलते हैं, तो बोल बोल के पढ़ रहा होता है बच्चा, तो टीचर्स बोलते हैं मत पढ़ो, बोल के शांत हो जाओ। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेगा बोल के, तो क्या होगा, वो सुन नहीं पाएगा, वो ऑडिटरी लर्नर है, क्योंकि उसके कान को कुछ तो चाहिए सुनने के लिए। जब तक कान पे कुछ नहीं आ रहा है तब तक उसका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। कोई विजुअल लर्नर है तो कुछ भी अगर देख रहा है, किताब में पहले फोटोज ढूंढता है, कहाँ है फोटो, क्या है, तो फोटोज से इजीली समझता है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप का लर्निंग स्टाइल है, कौन सा लर्निंग स्टाइल किसका बेस्ट होता है। होता तो तीनों, सबके अंदर ये तीनों टाइप का लर्निंग स्टाइल होता है, लेकिन कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई डोमिनेंट होता है, कोई लेस डोमिनेंट होता है। अब हो सकता है किसी एक बंदे का लर्निंग स्टाइल, बेस्ट लर्निंग स्टाइल, लेट्स से 40% ऑडिटरी है, 35% विजुअल है और 25% काइनेस्थेटिक है। तो मतलब क्या होगा कि 100 में से 40 बार या 40% टाइम या 40 इंसिडेंसेस ऐसे होंगे कि वो सुन के सीखना पसंद करेगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो विजुअल लर्नर की, और लीस्ट प्रोबेबिलिटी है वो काइनेस्थेटिक लर्नर की। तो अगर हमें ये पता चल जाए, हम क्या करेंगे, अपने बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग स्टाइल को यूज़ करेंगे, और जो वीकेस्ट पार्ट है उसको हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके इन्हेंस करेंगे। तो इसका मोटिव ही क्या है इस टेस्ट का, कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सामने लाना और वीक पॉइंट्स को क्या करना है, इन्हेंस करना, राइट। तो हम रेमेडीज पे भी फोकस करेंगे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो इससे एक चीज़ तो हमें पता चली, लर्निंग स्टाइल, राइट। अगली चीज़ से क्या पता चलती है हमें, इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंस है।